हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कक्षा 8 का गणित प्रश्नावली 2.2 हल कराने जा रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं जो दूसरा चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसका जो है डिफिनेशन यानी उसका बारे में मैं बता चुका हूं, तथा जो प्रश्नावली 2.1 था उसका मैं सॉल्यूशन संपूर्ण रूप से करवा चुका हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर आप लोग प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, या आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.2 लेकर आया हूं और इसका संपूर्ण मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन के घंटी को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में जो दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि यदि किसी संख्या के आधे में से कोई संख्या है, वो संख्या हमको पता नहीं, ठीक है, समझते चलिएगा। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई संख्या है, उसका आधा में से अगर इतना घटाएंगे तो इतना हमको मिलेगा, और वो संख्या हमको ज्ञात करना। वो संख्या तो हमको पता नहीं है। तो क्या करते हैं ना कि ये भाषा वाला क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो संख्या ज्ञात करना उसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग मान लेंगे। लिख देता हूं मैं कि माना कि, ठीक है, प्रश्नावली यहाँ पर 2.2 में हल कराने जा रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन की ओर आप देख सकते हैं कि माना कि हल। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं हल कराने जा रहा हूँ। माना कि वह संख्या, ठीक है, माना कि वह संख्या क्या है, x है। वो संख्या क्या है, x है, इसलिए कि वह संख्या हमको पता नहीं है। माना कि वह संख्या x है। अब देखिएगा कि वो संख्या तो हमको पता नहीं। अब x का वैल्यू जैसे ही निकल जाएगा वो संख्या निकल जाएगा कि नहीं, इसलिए कि उस संख्या को हमने x मान लिया है। ठीक है, इसका मतलब x के बराबर, x के इक्वल, x के स्थान पर जो नंबर आएगा वही संख्या होगा। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न से आप लिख देंगे, एकदम सही रूप से आप लिखेंगे तो सारे नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए प्रश्न के अनुसार अब उस संख्या में से के आधे में से, आधा किसको बोलते हैं? अगर मैं बोलूं को एक का आधा क्या है, तो उसको आधा का मतलब 2 से भाग कर दिए तो आधा हो गया कि नहीं। 4 का आधा क्या है, तो 4 को 2 से भाग कर दिए तो 4 का आधा हो गया कि नहीं। तो x का आधा यानी उस संख्या का मतलब क्या है, मतलब जो संख्या प्राप्त ज्ञात करना है तो उसको हमने x माना, तो x का आधा में से, तो उस संख्या के आधा में से किसको घटाने पर, देखिए -1/4 यानी 1/4 को संख्या के आधे में से घटाने पर हमको कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, यहीं तक आपको जो है परेशानी अगर हो सकती है तो होगी, बाकी जो है आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, समीकरण जैसे ही आपके सामने में निकल कर आ जाएगा आप एकदम इजी तरीके से निकाल लेंगे। और अगर आपको समीकरण हल करने नहीं आता है तो आप मेरे पिछले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं संपूर्ण रूप से उसको मैं हल करवा चुका हूं। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चर वालों को एक तरफ रख देते हैं और अचर को एक तरफ लेके चलते हैं। चर और अचर भी बता चुका हूं कि XYZ वाला जो है चर कहते हैं। तो x/2 को इधर ही रख देते हैं। 1/8 तो है, इसको उधर लेके जाएंगे बराबर का उधर, तो प्लस में आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। चलिए तो इसको 1/x/2 या का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 8 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा कि नहीं, 4 दूना 8, और ऊपर वाला से गुना करेंगे, भिन्न वाला जोड़ है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने में, x/2 बराबर में 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ इसको, इसके साथ इसको गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे, ये आ जाएगा 8x आ जाएगा। अब फिर लेके जाएंगे भाग में तो वही होने वाला है, इसलिए ठीक है, 3 दूना 6 और बट्टे में 8। ठीक है, अब इसको भाग दे दें, इसको ये 2 बार में भाग चला जाएगा इसका, तो x बराबर में आपका आ जाएगा 3 दूना 6 आता है कि नहीं, और 4 दूना 8। वो संख्या कौन सा है, x के बराबर में कौन संख्या आया, x के बराबर में 3/4 आया। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो जो संख्या हमको ज्ञात करने बोला था तो उसको x माना था हमने, तो x के बराबर 3/4 आया, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 15 मीटर हो और परिमिति कितना हो, परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, पढ़ के बहुत मुश्किल लग रहा है। आयत किसको कहते हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है हमेशा, लंबाई बड़ा होता है, आपको पता होना चाहिए। ये एक प्रकार का क्या है, आयत है, आप समझिए।
ठीक है। अब ये देखिएगा, बोला है कि दोनों का अंतर, अंतर का मतलब क्या हो, माइनस। अगर लंबाई x है तो आपका चौड़ाई x माइनस 5 है, दोनों का मतलब लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है। और परिमिति किसे कहते हैं, तो इसकी जो ये यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर मतलब इस बिंदु से लेकर फिर ये बिंदु अगर a है तो a b c d अगर नाम देते हैं तो a से चलना चालू करेंगे, b से c, c से d, d से फिर a, तो यहाँ तक की जो दूरी है ना पूरा, इसी को बोलते हैं हम लोग परिमिति। वो टोटल कितना दिया है परिमिति, तो 110 मीटर दिया है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। बोला कि इसकी लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, इसको निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमको निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 2 नंबर हम लिख देते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर x, ठीक है। मीटर में दिया है तो मीटर, x मीटर है, तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 5। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 मीटर है ना। लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 मीटर, और परिमिति कितना दिया है, 110 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसका जो है हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ लिख देंगे परिमिति, जो सारा चीज दिया है उसको आप एक जगह लिख लेंगे तो आसान होगा, 110 मीटर, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा ये टोटल परिमिति जो है आपको पता है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। तो इसका टोटल जो है परिमिति कितना है, 110 मीटर है। मतलब इसको टोटल को जोड़कर जो है कितना आता है, 110 मीटर है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आयत का आपको परिमिति बराबर क्या होता है, आयत का परिमिति बराबर आपको पता होना चाहिए ना। अगर नहीं पता है तो ये सूत्र आप याद रख लेंगे। आयत की परिमिति, आयत की, ये सब छोटी छोटी चीज है, आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू में l प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो परिमिति कितना है, 110 है। देखिए 110 हम लिख देते हैं, 110 2 इंटू में, देखिए लंबाई कितना लिए हैं, x लिए हैं तो x, प्लस में देखिएगा यहाँ पर चौड़ाई कितना लिया है, तो चौड़ाई यहाँ पर देखिए चौड़ाई x माइनस 5 लिए है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 110 बराबर में क्या करते हैं, 2 इंटू में x प्लस में, ये तो x है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे चलते हैं, ये आ जाएगा 110 बराबर में, ये अंदर में जुड़ जाएगा कि नहीं, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 2 इंटू में 2x माइनस में 5, 1 और 1 2। तो चलिए 110 बराबर में 2 दूना 4x माइनस में 5 दूना 10, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो अचर है उसको एक तरफ लेकर आ जाते हैं। 110 में से अगर हम यहाँ पर 10 इधर प्लस माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 4x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 120, यानी 4x बराबर कितना लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर हम बना देते हैं इसको, ठीक है। ये आ जाएगा 120, अब क्या करेंगे, 4 ये इधर गुना में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में जाएगा, यानी x बराबर में ये चला जाएगा 120 और बट्टे में 4, ठीक है। अब इसका भाग चला जाएगा, x बराबर में 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो x बराबर में 30 मीटर। तो इस आयत की अगर बात की जाए तो लंबाई कितना आ जाएगा, 30 मीटर। इसकी लंबाई कितना आ गया, 30 मीटर। और चौड़ाई की बात की जाए, यहाँ लिख देंगे अतः, क्योंकि लंबाई x माने थे और चौड़ाई 5 घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं, चौड़ाई 25 निकल जाएगा। अतः लंबाई बराबर 30 मीटर और चौड़ाई जो निकल कर आ गया आपके सामने में, वो आ गया आपका 30 में से 5 घटाएंगे तो निकल जाएगा 25 मीटर। ये आपका आंसर निकल कर आ गया, एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में क्या दिया गया है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या थी।
यानी कहा है कि अभी अगर आप 1 किलो अगर चीनी खरीदेंगे तो उस चीनी का दाम जो है 32 रुपया पड़ रहा है। ठीक है, नहीं मतलब चीनी को अगर 1 किलो अगर चीनी खरीदेंगे तो उसमें 25% बढ़ा है उस चीनी का रेट, लेकिन चीनी का रेट हमको पता नहीं है। ठीक है, तो 1 किलो चीनी का ग्राम जो है अब जो है कितना रुपया पड़ रहा है, 32 रुपया। अब 25% बढ़ने के बाद 32 रुपये हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य, तो शुरू में चीनी का मूल्य कितना था, यानी ये 25% बढ़ने से पहले चीनी का दाम कितना था। अभी अगर 32 रुपया है 25% बढ़ने के बाद, तो पहले कितना रुपये था। तो आपको पता है, जो नहीं पता उसको हम x के इक्वल मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल। ये 3 नंबर है कि माना कि प्रारंभ में, ठीक है, शुरुआत में मतलब प्रारंभ में चीनी का मूल्य, ठीक है, चीनी का मूल्य x रुपया था। हम मान लेते हैं प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना रुपया था, x रुपया हम मान लेते हैं चीनी का मूल्य था शुरुआत में। अब देखिएगा प्रश्न से, यानी प्रश्न के हिसाब से बोल रहा है कि जो चीनी का मूल्य है, जो पहले तो 1 रुपया है ही, चीनी का मूल्य 1 रुपया था ही, उसमें 1 रुपया तो था ही, उसमें जो है कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 25% का वृद्धि हुआ। तो जितना परसेंट देगा उतना में बट्टे में परसेंटेज 100 में डिवाइड देते हैं कि नहीं, कोई किसी का भी अगर 5%, 5/100 करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 25% का वृद्धि होने के बाद अब बोला चीनी का मूल्य कितना रुपया है, 32 रुपया है। यही चीज आपको बस समझना है कि चीनी का मूल्य तो 1 रुपया था ही, प्लस 25% का भी वृद्धि हुआ, प्लस 25% जुड़ा कि नहीं उसमें, पहले का दाम में, ये पहले का दाम है उसमें 25% जुड़ा, तो अब कितना रुपया हो गया, 32 रुपया हो गया। तो अब जो है हम लोग इसी से निकाल लेंगे प्रारंभ में चीनी का मूल्य। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, x प्लस में ये कट जाएगा 4 पर में ना, 25 चौके 100, ये 25 चौके 100, तो ये x बटे में 4 आ जाएगा। हाँ, x बटे में, क्योंकि यहाँ 25 से कम 25, x को 1 से गुना करेंगे तो x से होगा, और बराबर में 32 यानी 32। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका एलसीएम। यह आ जाएगा 4x प्लस में x और बराबर में कितना, 32। ये आ जाएगा 5x बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 दूना कितना आ जाएगा 8 और 4 तिया 12, 128। तो ये आपका आ जाएगा x बराबर में 128 और बट्टे में 5 से इसको भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका x बराबर में, ये आ जाएगा आपका 5 दूना 10, है कि नहीं, 5 दूना 10। अब इधर कितना गया आपका, 2 चला गया, 10 कटा तो 2 गया कि नहीं, 25, है ना, 5 25, है कि नहीं, 5 25 हो गया और 6 पंचे 30। तो ये आपका जो है x बराबर 25.6 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x का बराबर ये जब आया तो चीनी जो है पहले प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25 रुपये 6 पैसा था। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था शुरुआत में, यानी ये बढ़ने से पहले, ये दाम बढ़ने से 25% वृद्धि होने से पहले कितना था, 25 रुपया 6 पैसा था चीनी का मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि 2 विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। क्वेश्चन को समझते चलेंगे। 2 अलग अलग कीमत वाला जो है 35 कलम है। ठीक है, टोटल कलम कितना है, 35 याद रखेंगे, और जो है 35 कलम का दाम जो है 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया हो, या मतलब एक सस्ती कलम, सस्ता वाला जो कलम है, इनमें से 2 तरह का कलम है ना, एक महंगी एक सस्ती, तो सस्ती जो अगर कलम है वो 1.5 रुपया करके है, एवं महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना, तो जो चीज हमसे पूछा गया उसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, चलिए हल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ हल, ये 4 नंबर है। ठीक है, तो माना कि महंगी, ठीक है, कितनी महंगी, यही सिर्फ पूछा ना, महंगी कलमें कितनी खरीदेगी। माना कि महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या, ठीक है, संख्या कितना है, महंगी कलमों की संख्या जो है आपका x है।
ठीक है। अब याद रखेंगे कि टोटल अगर महंगी कलम x है और टोटल 35 कलम है, तो 35 में से अगर मतलब महंगी कलम को हटा देंगे तो सस्ती कलम नहीं निकल जाएगा। तो बिल्कुल, तो हमारा जो है सस्ती कलम जो है निकल जाएगा, तथा यहां लिख देंगे सस्ती कलमों की संख्या, सस्ती कलमों की संख्या आपका कितना आ जाएगा, सस्ती कलमों की संख्या टोटल जो है 35 कलम है, तो 35 में से अगर महंगा वाला को घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं, ये बराबर नहीं है, ठीक है। 35 माइनस x हो जाएगा। अब जो है कुल मूल्य, अब 35 कलम का कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य जो हो जाएगा आपका ये कितना आ जाएगा, 60 रुपया है, ठीक है। सब पूरा कलम का मूल्य 60 रुपया है। अब हमको ये कहा गया है कि जो महंगी कलम है वो 2 रुपया करके है और सस्ती कलम कितना है, 1.5 रुपये करके है, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे कि प्रश्न से जो आपका ये सस्ती कलम है कैसे है, 1.5 रुपया करके, यानी ये 1.5 रुपीज करके है, ये 35 माइनस x कलम का मूल्य है, और प्लस में ये आपका जो 2 रुपया करके है महंगी कलम की संख्या x है, तो 2 रुपया करके है, और टोटल में कितना है 60 रुपया। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको निकाल लेते हैं एकदम आसान तरीके से। इतना ही आपको चीज समझना है, ठीक है। अब आगे निकालने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, ये दशमलव है तो इसको हम लोग दशमलव को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15/10 आ जाएगा, ठीक है। ये 35 माइनस x है प्लस 2x है बराबर 60 है, तो जो जैसा है वैसे ही आप रहने दें। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 5 तिया 15 और 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 105 और बट्टे 2, इसको इससे ऊपर वाला से गुना होता है, ठीक है, नीचे वाले से कभी नहीं, ठीक है। माइनस में 3x और बट्टे 2, और ये प्लस 2x बराबर में कितना 60, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है अचर वाले को एक तरफ लेके चलते हैं ना, चर वाले को एक तरफ रहने देते हैं और अचर वाले को एक तरफ लेकर हम लोग चलेंगे। देखते हैं -3x बट्टे 2 है, प्लस में कितना है 2x है, और बराबर में 60 है, इसको उधर लेके चलेंगे, -105 बट्टे में कितना है 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे हल करते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो ये कितना आपका सामने निकल कर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ क्या करेंगे एलसीएम कर लिए, 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये तो -3x और प्लस में कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे 2 का, है ना, 60 दूना 120 माइनस में 105, ठीक है। तो चलिए इसको अब हल करते हैं। ये आ जाएगा x बट्टे में 2 बराबर में 120 में से अगर 105 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल 15 बट्टे में 2, है ना। अब चाहे तो इसको उधर ले जाकर काटें या नीचे नीचे यहीं पर काट दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर में कितना आ गया 15 आ जाएगा। तो x हम किसको माने थे, यहाँ महंगी कलम को माने थे कि नहीं, महंगी कलमों की संख्या x माने थे और महंगी कलम ही हमसे पूछा है, तो x का वैल्यू निकल कर आ गया कि नहीं, आपके सामने में देख सकते हैं निकल कर आ गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः महंगी कलमों की संख्या आपका कितना आ गया 15। अब सस्ती कलम तो निकल ही जाएगा ना, सस्ती भी निकाल दीजिए। अतः सस्ती कलमों की संख्या कितना आ जाएगा, 35 माइनस x था तो 35 माइनस में 15 आ जाएगा। अब इसको घटा दें, टोटल में 35 कलम था, 5 में से 5 गया 0, तो कितना आ जाएगा 20 कलम आ जाएगा। हमको निकालना यही था, ठीक है, ये भी निकाल दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन सब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोणों का
कोण जो है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। इससे आसान क्वेश्चन इस प्रश्नावली में शायद कोई हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला कोण मान लेते हैं, जो अनुपात में दिया है ना, तो आप इनको x के रूप में आप लिखेंगे, है ना, चर के साथ आप इसको लिखेंगे। तो हल की ओर बढ़ते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लिख देंगे इसको, माना कि त्रिभुज का पहला कोण, ठीक है, त्रिभुज का पहला कोण किस अनुपात में दिया है, 2 अनुपात में, तो 2x ले लेंगे। ठीक है, और उसी तरह से आपका दूसरा कोण किस अनुपात में दिया है, 3x, है ना। इसको मैं हटा ही देता हूं, इसका कोई जरूरत अभी है ही नहीं, बिल्कुल उसी से आप। और तीसरा कोण का अनुपात जो दिया 5 दिया है, तथा तीसरा कोण 5x है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है ना, तो तीनों कोणों का योग यानी तीनों को जोड़कर 180 डिग्री होता है। यहां पर लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग यानी तीनों को जोड़कर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तीनों कोण को माने हैं, तो ये जो है 2x प्लस 3x प्लस 5x मिलाकर कितना डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 5 कितना 10 आ जाएगा कि नहीं, 10x बराबर 180 डिग्री। तो ये x बराबर 180 बटे में 10, 0 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना डिग्री, 18 डिग्री। तो पहला कोण हम निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे, अतः पहला कोण आपका निकल कर आ जाएगा। अतः पहला कोण कितना x था, 2x था, तो ये किसके बराबर हो गया, x के जगह पर 18 है, तो 18 दूना कितना 36 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। दूसरा कोण आपका कितना आ जाएगा, 3x था, तो 3x था, तो ये कितना आ जाएगा, x के जगह पर 18, 18 54, और ये कितना डिग्री है, 5x है कि नहीं। तीसरा कोण बराबर 5x, 18 पंचे 90, ये आपका तीनों कोण निकल कर आ गया। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने में क्या पूछा गया, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपये एवं 5 रुपये के 160 सिक्के हैं, यानी तीन तरह के जो हैं सिक्के मिलाकर 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यानी 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया वाला जो है 160 है सिक्का है, और 160 सिक्का का जो कुल मूल्य है वो आपका 300 रुपया है। अब आगे कहा है, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी 2 रुपये की सिक्कों की संख्या जो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ये मेन चीज है। हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे, यानी 1 रुपया वाला कितना है, 2 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, टोटल में 160 सिक्का तो है बिल्लू के पास, लेकिन 2 रुपया वाला कितना सिक्का, 5 रुपया वाला कितना है, और 1 रुपये वाला कितना सिक्का है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये इसको आप याद रखेंगे कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो किससे कितना गुना कौन है, तो 2 रुपया वाला जो है 5 रुपया के सिक्कों की 3 गुनी है। तो 5 रुपया का अगर सिक्का अगर x है तो ये उसका 3 गुना होगा, तो ये 3x हो जाएगा, है कि नहीं, 2 रुपया वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में, एक क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, माना कि 5 रुपया की सिक्का, 5 रुपया की सिक्कों की संख्या हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब अगर 5 रुपये वाला x है तो 2 रुपया की कितना हो जाएगा, तथा 2 रुपया की सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा आपका, 2 रुपया की सिक्कों की संख्या आपका कितना आ जाएगा,
इससे 3 गुना है कि नहीं? अभी क्वेश्चन में बोला था ना, उससे कितना गुना है? यहाँ पर देख सकते हैं, यदि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या के 3 गुनी हो, है ना, इससे 3 गुनी है, तो ये अगर x है तो ये 3 गुनी 3x हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो टोटल सिक्कों की संख्या कितना है? 160। अगर 160 में से ये घटा देंगे तो आपका 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर आप लिख देंगे एवं 1 रुपया की सिक्कों की संख्या कितना? एक, ये आ जाएगा 4, है ना, 160 में से 4x, ये 1 रुपया की सिक्कों की संख्या निकल कर आ गया। अब 160 सिक्का का जो मूल्य है तो 300 रुपया है ना, कुल मूल्य कितना है? 300 रुपया है। सारे चीज़ों को आप लिखते चलेंगे तो आपको आसानी होगी ज्ञात करने में सारी चीज़ें। अब बताना 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, है ना, कितना सिक्का है किसके पास, मतलब उस बिल्लू के पास। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, प्रश्न अनुसार ज्ञात करते हैं इसको प्रश्न से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है? x है। 1 रुपये वाला कितना है? तो 1 2 5 एक तरफ से करते हैं, और टोटल मिलाकर कितना रुपया है? 300 रुपया हो रहा है उसका। तो 1 रुपया वाला जो सिक्का है उसके पास तो 160 माइनस x है, प्लस में ये देखिए 2 रुपया वाला सिक्का जो है कितना है इसके पास? 2 रुपया वाला सिक्का 3x है। उसके बाद प्लस में 5 रुपया वाला कितना सिक्का है? 5 रुपया वाला x ही है, और टोटल रुपया कितना है? 300 रुपया, ठीक है। अब 1 से ही सबको गुना करेंगे तो 160 ही होगा, माइनस में x, प्लस में 3 दूना 6x, है ना, 6 आ जाएगा, प्लस में 5x और बराबर में 300, ठीक है। अब 160 को क्या करते हैं ना, उधर लेकर हम लोग चलते हैं, माइनस x प्लस में ये दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, 11x और बराबर में 300 माइनस 160, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो 10x बच जाएगा, और बराबर में इसको घटाएंगे, 0 में से 0 गया तो 0 ही आ जाएगा ना, और 10 में से 6 गया तो 4 आ गया ना। अब यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x बराबर, यहाँ पर 14x आ चुका है हमारा, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपका जो है यहाँ पर 4x है और डायरेक्ट यहाँ पर x लिख दिए हम, ठीक है। 160 माइनस 4x है, 4x है एंड 4x है। अब देखिए 11 में से 4 चला जाएगा तो 7 4 11, 7x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 7x आपका यहाँ आ जाएगा, और 7 से आपका डिवाइड जाएगा इसका, ठीक है ना, और ये 7 दूना 14, ये आ जाएगा 20, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लिखा गया सब सही है, ये 4 छूट गया था यहाँ पर, ठीक है, 4x। तो x बराबर क्या माने थे हम? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या माने थे, तो हम लिखेंगे अतः 5 रुपये की सिक्कों की संख्या आपका कितना आ जाएगा? 20। 5 रुपये वाला 20 निकल गया अगर, तो ये कितना निकल जाएगा? 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या, है ना, 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या आपका निकल कर आ जाएगा, 3x है तो ये कितना आ जाएगा? 60। और आपका अब बचा 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या, ठीक है। 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना था? 160 माइनस में 4x था, तो देखेंगे 160 और माइनस में ये कितना आ रहा था? 20 चौके 80, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 80। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सारे सिक्के आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही इजी तरीके से। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और उसको भी देख लेते हैं। ये 7वां नंबर भी जो क्वेश्चन है ना, वो भी बिल्कुल जो है जबरदस्त क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, अनुपात वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1 2 3 के अनुपात में करता है, और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला?
ये कह रहा है कि उसका 3 बेटा है और 1, 2 और 3 के अनुपात में वो अपना संपत्ति को बंटवारा करता है। टोटल उसका संपत्ति कितना लाख का, 2.5 लाख का है, और अपने पास 1 लाख रुपए रख लेता तो 1.5 लाख ही तो बचा कुल। 1.5 लाख को 3 बेटे में बांट रहा है, तो बोल रहा है कि 1, 2 और 3 के अनुपात में बांटता है। तो बताइए कि प्रत्येक बेटा को यानी अलग अलग रूप में कितने पैसे मिल रहे हैं तीनों संतानों का। तो हम प्रथम द्वितीय ना पहला और दूसरा तीसरा इस तरह से हम मान लेंगे। ठीक है, कुल संपत्ति उसके पास बंटवारा के लिए है जो है 1.5 लाख रुपया, टोटल है 2.5 लाख, लेकिन अपने पास रख लेगा 1 लाख, तो बच जाएगा कितना, 1.5 लाख रुपया। और 1.5 लाख को 3 बेटा के बीच में उसको बांटना है, तो बोला प्रत्येक बेटा को अलग अलग कितने मिलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। एक 7वां नंबर था, ठीक है 7 नंबर, तो हम लिख देते हैं माना कि पहला बेटा को मिला संपत्ति, ठीक है, पहला बेटा को कितना संपत्ति मिला, तो यहाँ 1, 2 और 3 अनुपात के में दिया है ना, तो पहला बेटा को 1 अनुपात दिया है तो x मान लेते हैं। ठीक है, तथा जो दूसरा बेटा को संपत्ति मिला, दूसरा बेटा को मिला संपत्ति 2 के अनुपात में है तो 2x, एवं जो तीसरा बेटा को जो मिलेगा संपत्ति, यहाँ तीसरा लिख देता हूँ, तीसरा बेटा को मिला संपत्ति कितना, 3x। अब जो है कुल संपत्ति कितना है, कुल संपत्ति आप याद रखेंगे, कुल संपत्ति उसके पास जो था, कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया, लेकिन उसमें से अपने पास कितना रख लेता है, अपने पास रखता है कितना, 1 लाख, 1 लाख रुपए रख लेता है। तो शेष संपत्ति उसका कितना बच जाएगा, शेष जो बच जाएगा आपका 1.5 लाख, या आप 1.5 लाख रुपया आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसका 1.5 लाख रुपए संपत्ति बच जाता है। ठीक है, अब तीनों बेटा के बीच में ये आपका बांटता है कितना, लाख, 1.5 लाख रुपया। तो अब प्रश्न से एकदम एक एक चीज मैं लिख के आपको बता रहा हूं। ठीक है, प्रश्न से पहला बेटा को, दूसरा बेटा और तीसरा बेटा को कितना रुपया में, 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। एक यहाँ 3 और 3 कितना, 6x बराबर में ये 1.5 लाख रुपया हो गया, और x बराबर में ये इधर आएगा भाग में, बटे में 6। ठीक है, और इसको जब आप काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 30। ठीक है, ये आपका 25,000 मिल जाएगा x, यानी पहला बेटा को। ठीक है, x हम किसके लिए माने थे, तो प्रथम संतान के लिए, पहला बेटा के लिए। तो पहला बेटा के लिए कितना, 25,000 रुपया आ गया। यहां लिख देंगे, अतः पहला संतान को मिला कितना संपत्ति, मिला संपत्ति 25,000 रुपये। ठीक है, अब दूसरा बेटा को कितना मिलेगा, 2 अनुपात में था कि नहीं, दूसरे बेटा को जो है आपका मिल जाएगा 2x था, तो 25 दूना 50,000, और तीसरा बेटा को जो संपत्ति मिलेगा उसका, तीसरा बेटा को मिला संपत्ति 25 से 75,000 रुपया हो जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे कितना, 1.5 लाख रुपया हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। इस तरह से आप जो है इन सब क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए 8 नंबर में आपका क्या दिया गया है कि 11 के लगातार 3 गुणज का योग, यानी 11 के 3 गुणज लगातार उसका योग, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 2 से 31 हो, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी 11 के 3 गुणज ज्ञात करना है। ठीक है, 11 के 3 गुणज ज्ञात करना है, आपको ये चीज याद रखना है। ये कितना नंबर था आपका, ये 8 नंबर था। ठीक है, तो हल 8 नंबर में माना कि प्रथम गुणज 11 का प्रथम गुणज जो है गुणज x है। ठीक है, तथा दूसरा गुणज
दूसरा गुणज आपका x+1, ठीक है, एवं 11 का तीसरा गुणज की बात करें, तीसरा गुणज आपका कितना आ जाएगा, x+2, ठीक है, तीसरा गुणज x+2। अब प्रश्न से सभी का योगफल कितना था, यानी ये तीनों गुणज को अगर जोड़ेंगे 11 का तीनों गुणज को, तो तीनों का योगफल 231 है ना। तो 11 का पहला गुणज x प्लस 11 का दूसरा गुणज प्लस 11 का ये तीसरा, ये दूसरा गुणज था, 11 का तीसरा गुणज, और टोटल में कितना है 231। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो चलिए ये कितना आ जाएगा आपका 11x आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल 11x प्लस में ये 11x प्लस में 11 प्लस में 11x और प्लस में 22, गुना करना सबको 231। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आ जाएगा टोटल 33x प्लस में 33 बराबर में 231, ठीक है। अब आगे चलें तो ये 33x बराबर में 231 माइनस कितना 33, तो ये आ जाएगा 33x। अब इसको इसमें क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, ठीक है, यानी 231 में से 33 को अगर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 198, 11 में से 3 198 आ जाएगा। अब ये आपका x बराबर में 198 बट्टे में कितना 33, ठीक है। अब x बराबर में इसको अगर 33 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 6, ठीक है। तो अब देखिए 11 का पहला गुणज x माने थे, 11 का पहला गुणज क्या माने थे x, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः प्रथम गुणज या पहला गुणज, प्रथम गुणज 11 का प्रथम गुणज कितना आ जाएगा 11 और गुने में 6 कितना आ जाएगा 66, पहला 66 आ गया। दूसरा गुणज की बात करें तो x+2 था, तो x+2 x कितना 6 है, 6 और x+1 है ना दूसरा गुणज x+1 का मतलब क्या हुआ, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, ठीक है, तो 11 गुने 7 तो कितना आ जाएगा दूसरा गुणज 77। तीसरा x+2, तो x+2 मतलब 8, तीसरा गुणज आपका आ जाएगा 6 और 2 8, 88। ये आपका 11 का 3 गुणज निकल कर आ गया। एकदम ज़बरदस्त और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आप इन सब क्वेश्चन को इस तरह से आप एकदम हल कर सकते हैं। तो चलिए और 2 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्र के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान और एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि टोटल जो है 120 कलम बांटा गया और टोटल छात्र कितना है 100 छात्र के बीच में 120 कलम बांटा गया है, ठीक है। जो जीता है उसको 2 कलम, जो हारा है उसको 1 कलम, मतलब भाग लिया था, हारा तो है लेकिन भाग लिया था, उसको 1 कलम, ठीक है। तो अब बोला है कि विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितना लड़का जीता है। तो विजेता की संख्या हम मान लेंगे x, तो अगर टोटल लड़का 100 है तो उसमें से विजेता अगर घटा देंगे तो 100 माइनस विजेता हो जाएगा कि नहीं, विजेता को x माइनस अगर x मान लेंगे तो 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है। माना जो विजेता की संख्या है ना उसको हम लोग x मानेंगे, जो निकालने के लिए देता है। माना विजेताओं लिख देते हैं, विजेताओं की संख्या x है। अब देखिए ये जीतने वाला लड़का x है तो शेष
शेष बच्चों की संख्या, टोटल 100 था, उसमें से विजेता x है तो 100 माइनस x हो जाएगी कि नहीं, शेष बच्चों की संख्या। ठीक है, अब देखिए आपको कहा गया था क्या चीज कि अब जो है 120 कलम है टोटल में, और जीतने वाले को 2 कलम दिया जाता है और हारने वाले को 1 कलम दिया जाता है। बिल्कुल, यहां पर लिख देंगे कुल कलमों की संख्या, वो चीज भी आप लिख देंगे, कुल कलमों की संख्या, टोटल कलम आपका कितना है 120। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि विजेताओं को कितना कलम दिया जा रहा है 2, और हारने वाले को 1 कलम दिया जा रहा है। 1 कलम दिया जा रहा है हारने वाले लड़के को, हारने वाला लड़का ये ना है, और जीतने वाले को कितना कलम 2 कलम, और टोटल में कितना कलम है 120 कलम है। तो चलिए ये 100 माइनस में कितना आ जाएगा x, प्लस में ये कितना आ जाएगा 2x, और बराबर में कितना 120, और इसको अगर उधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो x प्लस में 2x बराबर में 120 माइनस में 100, इसको घटाएंगे तो x बच जाएगा और ये 20। ठीक है, तो विजेताओं की संख्या निकल गया कि नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से निकल गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः विजेताओं की संख्या, सिर्फ हमको विजेताओं की संख्या पूछा था, 20 है। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया है ना। तो बाकी तो शेष निकल ही गया ना, अगर 20 घटा दोगे तो 80 निकल जाएगा ना, हारने वाले लड़कों की संख्या। बिल्कुल, तो चलिए ये 20 है, ठीक है, ये आपका 20 है, 20 हो गया आपका विजेता लड़कों की संख्या। चलिए अंतिम प्रश्न है और बिल्कुल ही जबरदस्त प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। अंतिम प्रश्न है और अच्छा क्वेश्चन है। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यानी अभी रवि का और उसके पिता का उम्र कितना है ज्ञात करना है। जो चीज हमको ज्ञात करना है उसको मान लेना, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के उम्र की जो है 3 गुने से 5 साल अधिक है। ठीक है, उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, किससे कौन कितना गुना है, तो उसका बाप जो है यानी रवि का पिता, उसके उम्र तो हमको पता नहीं, तो उसका उम्र x मान लेंगे हम सबसे पहले। तो चलिए हल की ओर बढ़ते हैं और इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष, ठीक है, x वर्ष है। अब देखिए तथा उनके पिता का उम्र उसके उम्र के 3 गुने, उसका उम्र x है तो उसका बाप का उम्र 3x 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष और ज्यादा। अब आगे क्या कहा है, ये बात याद रखने वाली बात है। 5 वर्ष बाद की बात क्या है ना, 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 वर्ष हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद, अब देखिए 5 वर्ष बाद जब कहा है तो 5 साल तो दोनों का उम्र बढ़ेगा कि नहीं, उसका बेटा का भी उम्र बढ़ेगा, उसका बाप का भी उम्र बढ़ेगा। तो 5 वर्ष बाद अगर बात करें तो रवि का उम्र जो है 5 वर्ष बाद जो है रवि का जो उम्र हो जाएगा, कितना वर्ष हो जाएगा, इसमें x प्लस 5 आ जाएगा। रवि का उम्र की बात की जाए तो x प्लस 5, और पिता का उम्र कितना आ जाएगा 3x, और 5 तो है ही, प्लस 5 साल जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से अब बोला है कि 5 वर्ष बाद जो है दोनों का उम्र का योग कितना वर्ष हो जाएगा, दोनों का उम्र का योग 47 वर्ष हो जाएगा। दोनों का उम्र जोड़कर कितना वर्ष हो जाएगा, 47 वर्ष आ जाएगा। तो चलिए x प्लस में 5 प्लस में 3x प्लस में कितना 10 बराबर में 47, तो ये आ जाएगा कितना 4x और प्लस में 15 बराबर में 47,
और ये हो जाएगा 4x बराबर में 47 माइनस में 15, ये उधर उसको लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये आ जाएगा 4x बराबर में 47 में से 15 घटाएंगे, ये आ जाएगा 7 में से अगर 5 गया तो 5 या 2 7 होता है कि नहीं, बिल्कुल। 4 में से 2 गया तो 4 में से 1 गया ना, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x बराबर में 32/4, और ये 8 चौका 32 होता है कि नहीं, तो x बराबर में कितना 8। अब 8 वर्ष किसका उम्र माने थे, रवि का उम्र माने थे, तो रवि का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, अतः रवि का वर्तमान उम्र 8 वर्ष दोनों का बोला है, तथा पिता का वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा, पिता का कितना था 3x + 5 था कि नहीं, 3x + 5 था, तो 3x + 5 जो कि आ जाएगा, ये x की जगह पर 8 है तो 8 या 24 और प्लस में 5 जो कि आ जाएगा 29 वर्ष। ठीक है, उसका पिता का उम्र वर्तमान उम्र 31 वर्ष और रवि का वर्तमान उम्र कितना है 8 वर्ष है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न वाली को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।